ओके। सेल में क्या पढ़ लिया अपन लोगों ने? कोशिका में कोशिकांग पढ़ रहे हैं। जल्दी से मुझे 5 मिनट का दे दो, जरूर 5 मिनट मुझे क्या दो, ब्रीफिंग दो, ब्रीफिंग। क्या पढ़ा अपन लोगों ने? कोशिका के अंदर अपन ने बात की थी कि अरे आप लोग भी आ जाओ, इसमें जाओगे बैच में? तुम करते हाँगी 7:30 बजे आ जाओ। मैं सब बढ़िया काम है नहीं यार। ठीक है वो है क्या? हाँ 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 ठीक है, चल क्या कर देंगे। ठीक है, अब बैच लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेल के अंदर अपन ने बात की थी, सेल की खोज करने वाला कौन था भाई? रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक था। उसके बाद अपन ने कहा कि सेल जो है सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किस यूनिट है? स्मॉलेस्ट, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक। सेल थ्योरी देने वाला शेल्डन और ने क्या दी? सेल थ्योरी दी थी। फिर अपन ने बात की थी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी? शुक्राणु। बड़ी कौन सी? अंडाणु। और लंबी कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। उसके बाद क्या बात करी होगी? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की बात अपन लोग कर चुके हैं। और अपन ने कहा कैसी होती है? अर्ध पारगम्य, अर्ध सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। क्या काम करती है भाई ये? बाह्य आवरण बनाती है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। किसके लिए भाई? ये बात अपन कर चुके हैं क्या? इतनी बात थी। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोल देते हैं। यही बात की अपन लोगों ने। उसके बाद नंबर 2 कौन सी बात की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की बात। किसकी बात की थी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो क्या बोल दिया इसको अपन ने? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोला था? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने एक बात इसे बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी। एटीपी क्या करता है भाई? संचालित करता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट। एटीपी को शरीर में आवश्यकता अनुसार क्या करता है? संचालित करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको? कौन था खोजकर्ता? कोलिकर। नामकरण दिया बेंडा ने और रिचर्ड एल्टमैन ने। ये क्या बोला था? बायोब्लास्ट। ये बात है। एक एटीपी में एटीपी कौन याद करे? एक ग्लूकोज, एक नहीं चॉइस नहीं होता। एक ग्लूकोज का होता है ना ब्रेकडाउन, उसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो पढ़ेंगे आगे हालांकि। तो उसमें अधिकतम 36 या 38 दो प्रक्रियाएं हैं। कितने बनते हैं? अधिकतम कितने बनते हैं? एक ग्लूकोज के अणु का जब होता है ब्रेकडाउन, ग्लूकोज मैंने C6H12O6, एक ग्लूकोज का अणु जब टूटता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? तो अधिकतम कितने बनते हैं? और कम से कम 36 एटीपी बनते हैं। एटीपी खुद एक ऊर्जा करेंसी है। ठीक है, ये बात कर ली अपन ने। इसकी पावर हाउस की बात कर ली थी। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा शरीर की क्या है? ऊर्जा मुद्रा है ये। कौन भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं श्वसन केंद्र, रेस्पिरेटरी सेंटर।
क्योंकि जो सेल में रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन माने ऊर्जा का बनना, ऊर्जा का बनना, वो कहाँ होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। अपन ये बात कर चुके हैं क्या? नेक्स्ट कौन सी बात करी? राइबोसोम बोल दिया अपन ने। राइबोसोम, राइबोसोम। खोजकर्ता एमिल पेलेड, क्या नाम था? एमिल पेलेड, एमिल पेलेड। ये लो, क्या बोला इसको अपन ने? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये करता है प्रोटीन का सिंथेसाइज या संश्लेषण करता है। कौन? राइबोसोम। कहाँ लगा होता है भाई ये? एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक, प्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह कौन सी? रफ, खुरदरी सतह पर कौन लगा होता है? राइबोसोम की मैंने बात कर ली। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन की फैक्ट्री बोल देते हैं। आणविक मशीन, क्या बोला अपन ने इसको? आणविक मशीन बोल दिया था, आणविक मशीन कह दिया था। इसकी बात कर ली अपन ने, राइबोसोम। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक रेटिकुलम। और अपन ने कहा था कि ये कोशिका में केंद्रक से लगी या जुड़ी हुई दोहरी सतह वाली संरचना होती है। और संरचना दो कौन कौन सी है? एक तो चिकनी और एक होती है खुरदरी। चिकनी और खुरदरी होती है। तो चिकनी सतह होती है वो तो करती है वसा, वसा लिपिड। और खुरदरी करती है किसकी? प्रोटीन, प्रोटीन, या अपन ने क्या बोल दिया? राइबोसोम, राइबोसोम कह दिया। यहां तक की बात करिए। लाइसोसोम क्या काम करता है भाई? भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता। भोजन में आए बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डाइजेस्टिव बैग। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव। और इसका काम है बैक्टीरिया को भी नष्ट करना होता है। कभी कभी ये स्वयं अनियंत्रित होकर क्या कर लेता है? जीवित कोशिका का पाचन कर लेता है, इसलिए बोलते हैं इसको सुसाइड बैग। नेक्स्ट लिखेंगे, वो भी हो, वैक्यूलस भी हो गया क्या? रिक्तिका, रिक्तिका वाटर बैग। वैक्यूलस कौन से क्या बोलते हैं उनको? वाटर बैग, वाटर बैग। जल से भरी हुई थैलियां होती है इस सेल के अंदर, जो जल संतुलन का कार्य करती है, वाटर बैलेंस का कार्य करती है। कोशिका के अंदर और बाहर का दाब भी क्या करती है? दाब नियंत्रण करती है। और अपने कहा था कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का, ड्रेनेज का काम करती है, ड्रेन करती है। कौन? जगह नहीं है? आजा, मतलब आगे आजा। चलो से लगा देंगे ये वाली सिस्टमेटिक। नेक्स्ट बात लिखेंगे आप, नेक्स्ट लिखोगे साइटोप्लाज्म। लगा लिया? रहने दो, लगाया नहीं ना। लिखो केंद्रक, लिखो केंद्रक। हाँ, हेडिंग क्या लगाएंगे? केंद्रक। क्या लगाएंगे? केंद्रक। लिखेंगे केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक या न्यूक्लियस। ये खोज करता रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। वो रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट 1831, 1800 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी भाई? केंद्र की खोज की थी। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे ये कोशिका के बीच एक अंडाकार संरचना होती है।
यह कोशिका के बीच एक अंडाकार संरचना होती है। यह कोशिका के बीच एक अंडाकार संरचना होती है। नेक्स्ट, इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। लिख दिया भाई? किसकी बात कर ली अपन ने? ये केंद्रक की अपन ने बात कर लिया। अच्छा, केंद्रक है तो केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली है, उसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? वो क्या काम करती है? वो काम करती है कि कोशिका में एक होता है द्रव्य, होता है कौन सा? साइटोप्लाज्म। कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही सब ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका लाइसोसोम हो गया, ये आपका एंडोप्लाज्मिक हो गया, ये आपका रिक्तिका हो गया, ये सब जो पदार्थ होते हैं, ये अंग होते हैं, इसमें होते हैं भाई ये सब साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म एक तरल गाढ़ा है। गाढ़ा क्या है? तरल है, एक रंगहीन है, द्रव है। कौन? साइटोप्लाज्म। लिखेंगे साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म, हाँ हेडिंग लगाओ साइटोप्लाज्म। ये तो क्या आपकी सेल हो गई? सेल के बाहर ये आपकी सेल वॉल हो गई, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, वॉल नहीं बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गई आपकी। ये अपन ने बीच में एक क्या बना दिया? केंद्रक बना दिया। और इसके बाद ये अपन ने केंद्रक झिल्ली बना दी। उसके बाद ये अपन ने कोशिका द्रव्य क्या बना दिया? कोशिका, लिखो लिखो, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य उपस्थित उपस्थित रंगहीन रंगहीन गाढ़ा तरल, रंगहीन गाढ़ा तरल कहाँ है? वो होता है भाई, ये कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य मध्य उपस्थित रंगहीन गाढ़ा तरल, क्या बोलते हैं उसको? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका आपका कौन होता है भाई? जैसे आपका मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका मान लो लाइसोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका वैक्यूलस हो गया, वाटर बैग हो गए, साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, फैट हो गया, सब किसके अंदर है? ये साइटोप्लाज्म। किसके अंदर है ये कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण होता है। कौन भाई? साइटोप्लाज्म। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण होता है, रंगहीन होता है, गाढ़ा होता है। इसकी बात कर रहे हैं। लिखेंगे कोशिका की क्रियाएं, कोशिका की क्रियाएं कोशिका द्रव्य में, कोशिका की क्रियाएं कोशिका द्रव्य में संचालित होती है। संचालित होती है। ठीक दिया? इसकी बात करें अपन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लिखोगे
केंद्रक द्रव्य, क्या लिखोगे? केंद्रक द्रव्य। नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, लिख दिया क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म लिखो अंग्रेजी के अंदर, लिखेंगे केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य, सिंपल सी एक लाइन लिखोगे, केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक द्रव्य कहलाता है। किसके अंदर है भाई? केंद्रक के अंदर मौजूद द्रव्य क्या बोलते हैं? बाहर तो हो गया साइटोप्लाज्म, अंदर हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर कौन सा? साइटो, अंदर न्यूक्लियो। इन दोनों को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? यानी सेल के अंदर मौजूद समस्त द्रव्य, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, उन दोनों को क्या बोलेंगे आप? जैव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जैव द्रव्य या, लिखेंगे जैव द्रव्य। नेक्स्ट, जैव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। अपन ने बात कर ली थी अभी कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के जो बीच है उसे क्या बोल दिया अपन ने? साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे बोल दिया अपन ने न्यूक्लियोप्लाज्म। अपन बात करेंगे सेल के अंदर जो उपस्थित क्या है, समस्त द्रव्य है, उसे क्या बोलेंगे? लिखेंगे खोजकर्ता। लिखेंगे खोजकर्ता, डुजार्डिन। खोजकर्ता कौन है? डुजार्डिन। नामकरण पुरकिंजे। खोजकर्ता कौन है? नामकरण पुरकिंजे। नोट 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 जूलियस हक्सले। जूलियस हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। किसने कहा भाई? जूलियस हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार का, भौतिक आधार का। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका में उपस्थित समस्त द्रव्य को, कोशिका में उपस्थित समस्त द्रव्य, ब्रैकेट में क्या करेंगे? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, क्या करेंगे? कोशिका में मौजूद समस्त द्रव्य, ब्रैकेट में क्या करेंगे? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, लिख दिया गया। को जैव द्रव्य कहते हैं। कोशिका में मौजूद समस्त द्रव्य को जैव द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जैव द्रव्य कहते हैं। कह दिया क्या? क्या बोलते हैं भाई? जैव द्रव्य कहते हैं। पहले अपन ने पढ़ा साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद बात की न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर बात की अपने प्रोटोप्लाज्म, और अपन ने कहा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात अपन ने की थी कि कौन सी? कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य मौजूद होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है।
नेक्स्ट लिखें, इसके अंदर पॉइंट लिखेंगे बात। कोशिका की समस्त रासायनिक क्रियाएं, कोशिका की समस्त रासायनिक क्रियाएं, कोशिका की समस्त रासायनिक क्रियाएं ब्रैकेट में करना, ब्रैकेट में करना, श्वसन, श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन, पाचन, पाचन, उत्सर्जन और मेटाबॉलिज्म, उत्सर्जन कोमा मेटाबॉलिज्म, उत्सर्जन, मेटाबॉलिज्म। नींद नहीं उठ रही यार। उत्सर्जन, मेटाबॉलिज्म लिख दिया क्या? कोष्टक बंद कर दो, कर दिया क्या? कोशिका की समस्त रासायनिक क्रियाएं जैव द्रव्य में होती है, जैव द्रव्य में होती है। किसमें होती है भाई? जैव द्रव्य में होती है। लिख दी क्या भाई? हेडिंग लगाओगे। अपन ने कल ही बात की थी कि बॉडी के सारे फंक्शन एट द एंड क्या होंगे? सेल में होंगे। क्या होंगे? और जीवन का भौतिक आधार कौन है? जैव द्रव्य है। कौन है? जीवन का क्या है? भौतिक। जैव द्रव्य नहीं है सेल में तो सेल नहीं है वो, तो सेल डेड सेल है वो। क्या नहीं है? कहता ना कि वो बिना पानी मछली नहीं होती है, तो इस बिना इस पानी के माइटोकॉन्ड्रिया कोई काम का नहीं है, लाइसोसोम कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, वो सब डेड है वो। ठीक है, क्योंकि उन सब अंगों को पोषण कौन देता है? ये जैव द्रव्य ही पोषित करता है। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली लिख दिया क्या? सिंपल लाइन हो, एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना, लिखे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के बीच, कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन पर, पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करती है। क्या करती है भाई? नियंत्रण करती है। कौन? कौन भाई? केंद्रक झिल्ली क्या काम करती है कि साइटोप्लाज्म के पदार्थ जो है वो अंदर नहीं आए और न्यूक्लियोप्लाज्म पदार्थ जो बाहर नहीं आए। पदार्थों के आवागमन में क्या करती है? ये नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। कौन भाई? केंद्रक, केंद्रक झिल्ली की अपन बात कर रहे हैं, केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट लिखेंगे तारक काय, तारक काय, तारक काय, सेंट्रोसोम। अपन सिंगल लाइन बात इसलिए कर रहे हैं कि इनका सवाल पूछा नहीं जाएगा। सवाल पूछा फिर भी क्या है कि कोशिकांग है तो अपने को बात तो करनी पड़ेगी सबकी लगभग। ये सेंट्रोसोम, सवाल इसका बनता है। लिखेंगे यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है, सेल डिवीजन। यह कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है, सेल डिवीजन का कार्य करता है। कौन करता है? जब एक सेल, एक कोशिका जो है वो दो कोशिकाओं में क्या होती है? टूटती है। एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है ना, तो क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है, नई सेल बनने की प्रक्रिया। तो कौन करता है भाई? तारक काय या सेंट्रोसोम। लिखे, इसमें लिखे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, कोशिका विभाजन
की प्रक्रिया माइटोसिस व मियोसिस, माइटोसिस व मियोसिस कहलाती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया माइटोसिस व मियोसिस कहलाती है। क्या बोलते हैं भाई? माइटोसिस व मियोसिस कहलाती है। कौन भाई? सेल डिवीजन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइटोसिस और सेल डिवीजन आपके कोर्स में नहीं है, तो अपन इसकी बात करते हैं कि माइटोसिस क्या होती है और मियोसिस क्या होती है। तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है सेल के अंदर? हालांकि केंद्रक से बाहर होता है, ये केंद्रक में नहीं होता है, केंद्रक में नहीं होता है, केंद्रक से बाहर होता है, फिर भी ये प्रक्रिया में भाग लेता है। किस प्रक्रिया में? सेल डिवीजन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? माइटोसिस व मियोसिस। माइटोसिस और नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो गुणसूत्र। क्या लिखेंगे? गुणसूत्र। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इस सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक होती है क्रोमेटिन जालिका। क्या होती है? क्रोमेटिन जालिका। जब सेल का होता है डिवीजन, तो ये क्रोमेटिन जालिका जो है वो लंबे लंबे सूत्रों में कन्वर्ट हो जाती है। जब सेल क्या होती है? डिवाइड होती है ना, एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है, तब ये जो जालिका है ये लंबे लंबे सूत्रों में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, बदल जाएगी। और लंबे सूत्रों को ही बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? इन लंबे डायग्राम में सूत्र है ना ये, इन्हें क्या बोलते हैं भाई? गुणसूत्र। कितने होते हैं भाई? लिखेंगे, लिखेंगे। मानव मानव की कोशिका में, मानव की एक कोशिका में, कोशिका में, मानव की एक कोशिका में कुल 23 जोड़ी, कुल 23 जोड़ी, ब्रैकेट में करना 46, कुल 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे 22 जोड़ी। नेक्स्ट लिखो 22 जोड़ी तो कैसे होते हैं भाई? अलैंगिक। कैसे होते हैं? अलैंगिक होते हैं। और लिखो एक जोड़ी, वो कैसा होता है भाई? लैंगिक होता है। यूं करना, यूं लिखना, लैंगिक में पुरुष और महिला दोनों में क्या होते हैं भाई? अलग अलग होते हैं। लिखना पुरुष के अंदर तो गुणसूत्र बोलते हैं इसको एक्स वाई, क्या बोलते हैं? और महिला के अंदर होता है एक्स एक्स। महिला में कौन सा होता है? एक्स एक्स, एक्स एक्स। ठीक थी क्या भाई? अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं गुणसूत्रों। किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोसोम का सवाल इतना ही पूछा गया है, सेट एग्जाम में सवाल पूछा गया था, सेट एग्जाम के अंदर, कि मानव की एक जनन कोशिका सेक्स सेल के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी क्या होते हैं भाई? गुणसूत्र होते हैं। इन 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी तो जो है वो गुणों का क्या करते हैं? निर्धारण। क्या है? गुण के सूत्र क्या करते हैं? 22 जोड़ी तो जो आपके गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अपन कहते हैं ना आनुवंशिकता, वंशानुक्रम, क्या होता है?
कि माता पिता और पूर्वजों से गुणों का क्या होना, पीढ़ियों में अंदर स्थानांतरण होना, ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, जेनेटिक्स, हेरिडिटी बोलते हैं। और एक जोड़ी जो होता है ये आपके लिंग का निर्धारण करेगा कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, पुत्र या पुत्री। महिला के अंदर दोनों समान है, एक्स एक्स। पुरुष के अंदर तो लिंग का निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, पुरुष रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है भाई? अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र और महिला का एक्स मिलेगा तो क्या होगी, पुत्री होगी। पुरुष का वाई और महिला का एक्स मिलेगा तो पुत्र होगा। ठीक है, तो क्या बोला अपन ने, इसकी बारे में बात करें ना, इसकी बात करें, गुणसूत्र की बात या क्रोमोसोम की बात अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखोगे आप, तो अपन एडवांस चलते हैं। गुणसूत्र विकार लिखो, गुणसूत्र विकार। कुछ 2-3 विकार मैं दिखा देता हूं आपको। हेडिंग क्या लगाएंगे, गुणसूत्र विकार, क्रोमोसोम डिफॉर्मिटी। नंबर 1 लिखेंगे ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21। ये क्या गुणसूत्र का विकार है? कितने होते हैं, 46 होते हैं क्या, 47 है। 21 ना, 21, 21 की पुनरावृत्ति है, 21 इकाई है। लिखेंगे, लिखेंगे यह गुणसूत्र 21 की पुनरावृत्ति के कारण होता है। यह गुणसूत्र 21 की पुनरावृत्ति के कारण होता है, पुनरावृत्ति के कारण होता है। इसमें कुछ चेंज करना है किताब के अंदर भी है ना, गेम डाटा अपडेट हो गए नए वाले, अपडेट नहीं हुए क्या नए वाले, तो वो चेंज करना है। मैं बता दूंगा आपको कहाँ अपडेट करना है। जैसे वो हॉकी वाला हो गया ना, एक तो कौन सा हो गया, हॉकी वाला हुआ ना अब तक, तो सेंटर बैक पास लिखा अपन लोगों ने, अब वो सेंटर सेल्फ से अपन कर देंगे उसको। कबड्डी वाला कर दिया अपन ने, खो खो वाला करना है एक तो 35 बाई कर दिया ना, वो कर देना है। लिख दिया क्या भाई? नेक्स्ट लिखो नंबर 2, नंबर 2 लिखेंगे, इसमें लिखो अभी तो है 18 की लड़की, 18 ही हो तो, 18 ही हो तो इसमें लिखो इसे, हाँ इसमें ही। इसे डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। डाउन, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये बेसिकली क्या है कि न्यूरो डिसऑर्डर है ये, है ना। बौद्धिक अक्षमता हो जाएगी बच्चे में, चेहरा चपटा हो जाएगा, हृदय की असमानताएं हो जाएगी। इसके अंदर डाउन सिंड्रोम के अंदर, तो ट्राइसोमी 21 लिख दें इसके अंदर, लिखो भले। इसमें मुख्य लक्षण बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, अक्षमता हो गया, कोमा चेहरा चपटा होना, चेहरा, चेहरा क्या होना भाई, चेहरा चपटा होना, वह हृदय की असमानताएं शामिल है।
हृदय की असमानताएं शामिल है। तो खाली उनको याद करना जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बाकियों को याद नहीं करना है। ठीक है। हाँ, नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2, इसमें विकार में ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18 क्या लिखोगे? ट्राइसोमी 18 लिख दिया क्या? लिखो, इसमें लिखेंगे, इसे एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई? एडवर्ड, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड्स ने खोज की होगी भाई, सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। ये गुणसूत्र 18 की अनियमितता कारण होता है। अनियमितता, इरेगुलेशन के कारण होता है। कौन सा? ट्राइसोमी 18। नेक्स्ट लिखिए, नंबर 3। नंबर 3 लिखेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा भाई? देखें, यह विकार सिर्फ पुरुषों में ही देखने को मिलता है। ये विकार किसमें भाई? केवल पुरुषों में ही देखने को मिलता है। इसमें लिखें, लिखेंगे, पुरुषों की जनन कोशिका, जनन गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, पुरुषों के जनन गुणसूत्र, एक्स वाई था ना, पुरुषों के जनन गुणसूत्रों की एक या अधिक पुनरावृत्ति, एक या अधिक पुनरावृत्ति, एक या अधिक, पुरुषों में क्या होता है? एक्स वाई, ये भी हो सकता है। एक्स एक्स वाई हो सकता है, एक्स 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 वाई हो सकता है। समझ गए? तो पुरुषों की जनन गुणसूत्र जो है, उसमें क्या हो जाना भाई? पुनरावृत्ति हो जाना। क्या बोलते हैं उसको? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट, नंबर 4 लिखेंगे, टर्नर सिंड्रोम। लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। सिंपल लाइन लिखूंगा आपको एक, और भाई एक तो लिखा पुरुषों का, तो एक लिख लो महिलाओं का। है? नाराजगी कौन करा था? कोई नहीं, लिखो टर्नर सिंड्रोम। लिखो, यह विकार केवल महिलाओं में देखने को मिलता है। यह विकार केवल महिलाओं में देखने को मिलता है। इसके अंदर भाई केवल महिलाओं में देखने को मिलता है। इतनी बात लिख दो। हालांकि गुणसूत्र 45 है ना, उसकी अनियमितता होती है। केवल महिलाओं में देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं? गुणसूत्रों के विकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक विकार सुना है क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अपन ने बात की ना, की थी? क्या होती है सोनू? उस दिन तो बात की है अपन ने, भूल गई? नीला हो जाएगा? क्यों? हाँ भाई जी। पा पा फिल्म में हो गए? फिल्म देखी को नहीं यार मैं तो। ये बंदे की वास्तव में बंदे की है।
ब्लू यानी नीला होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, रक्त का रंग कैसा हो जाता है, नीला, क्योंकि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हृदय है, हृदय के अंदर ये बीच की सेप्टम, क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम या सेप्टा, इधर प्योर होता है, इधर इम्प्योर होता है। वह छेद, क्या दिल में छेद है, वो इसमें होता है, सेप्टा में होता है। दिल में छेद कहाँ होता है भाई, हृदय की जो है दीवार होती है बीच वाली, सेप्टा, उसके अंदर होता है। तो ये दोनों रक्त क्या हो जाते हैं भाई, मिक्स हो जाएंगे, इसलिए उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला। तो ये असामान्यता है, उसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, लिखना नहीं है अपने को, आप तो लिखो, लिखो, लिखो आप तो। कोशिकांग के आवरण, कोशिकांग के आवरण, कोशिकांग के आवरण, लिख दिया क्या, लिखेंगे। नंबर 1, बिना आवरण वाले, बिना आवरण वाले, आवरण वाले कोशिकांग, बिना आवरण वाले कोशिकांग, यानी ऐसे ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल जिनके ऊपर कोई प्रकार का आवरण या मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई प्रकार की झिल्ली, लिखेंगे उसके अंदर। सेंट्रोसोम कौन सा है भाई, सेंट्रोसोम, और है राइबोसोम, और कौन सा है सेंट्रोसोम और राइबोसोम, बिना आवरण वाले, जिन पर कोई आवरण नहीं होता। कौन सा है, सेरा, कौन है भाई, सेरा पर क्या नहीं होता, कोई आवरण नहीं होता है। कर लेंगे याद, देखो, दोहरे आवरण वाला, दोहरे आवरण वाला, आवरण वाला कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, अरे भैया यहां पर तो रखना पड़ता है ना दोहरा आवरण, क्या रखना पड़ता है, दोहरा, क्यों, ऊर्जा घर है भाई, बिजली घर है, क्या है भाई, बिजली घर है ना, इसलिए क्या रखना पड़ेगा, दोहरा आवरण रखना पड़ेगा। बिना आवरण किसके ऊपर नहीं होते, सेरा, सेरा के ऊपर कोई आवरण नहीं होता कभी। छह मने सेंट्रोसोम, रा मने दोहरा किसके पास है, लिखेंगे एकल आवरण वाले, एकल आवरण वाले कोशिकांग। तो याद आई, एक बात छोड़ दी अपन ने, एक बात छोड़ के आ गए, चलो कर लेंगे, अभी कर लेंगे। गोल्जी बॉडी, एकल आवरण वाले कोशिकांग, लिखेंगे गोल्जी काय। थैंक यू सर। लिखो रिक्तिका, लिखो लाइसोसोम, लिखो एंडोप्लाज्मिक, रेटिकुलम। ये कैसे हैं भाई, ये है एकल आवरण, कैसे हैं भाई, एकल आवरण वाले। हालांकि अपन जो बातें अभी कर रहे हैं ना, ये सवाल तो पूछा गया है, कौन सा वाला, ये वाला तो अलैंगिक और लैंगिक
कितने होते हैं कुल भाई? ये बात भी पूछी गई है कि मानव मानव शरीर की एक जनन कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक बात है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए सेक्स सेल? कितने होते हैं भाई? 23 जोड़ी। कितने होते हैं भाई? 23 जोड़ी होते हैं। इनमें 22 जोड़ी तो होते हैं अलैंगिक, एक जोड़ी होता है लैंगिक। ये बात ध्यान रखनी है, एक्स एक्स और एक्स वाई। यहाँ तक तो बात ध्यान रखो। अब तक ये अप्रोच है ना, अपन पीटीए की बात करें ना, अपन किसकी बात करें, फिजिकल एजुकेशन की बात करें, तो ये अप्रोच मुझे लगता है करेंगे नहीं। फिर भी अपन ने फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए 2-4 सिंड्रोम और लिख दिए हैं, क्या पता कोई सवाल यहाँ से कनेक्ट कर जाए। ठीक बात है, तो और किसी को नहीं पढ़ना है। फिर ये बात भी अब तक नहीं पूछी गई है, ये बात नहीं पूछी गई है। हाँ, ये बात पूछी गई है कि सेल डिवीजन का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। जैव द्रव्य क्या, थोड़ा ध्यान रखना कि जैव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन। नामकरण दिया पुरकिंजे ने। उसके अलावा कोई बात नहीं पूछी गई है। पूछ सकते हैं कि जैव द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों क्या आते हैं? क्या आते हैं? मौजूद होते हैं। ये बात पूछी गई है। कौन सी? रॉबर्ट ब्राउन वाली। किसकी खोज की थी भाई? केंद्र की या न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट, इसका सवाल नहीं पूछा गया अब तक। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि दो सरफेस होते हैं इसके, चिकना और चिकने पे होता है लिपिड और खुरदरे पे होता है राइबोसोम। राइबोसोम, समझा नहीं? डबल सरफेस, दोहरा सरफेस है। आवरण तो एक ही है, ऊपर आवरण एक ही है। सरफेस कितना खुद का इसका, सतह किसी है, वो दोहरी सतह है। समझ गए? अगला, हाँ, इसका सवाल पूछा गया है किसका? राइबोसोम का। और पहले वाले बात अपन कर चुके हैं, हेडिंग लगाएंगे। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काई, गोल्जी काई या गोल्जी बॉडी। तो ये खोज करता केमिलो गोल्जी है, खोज करता लिखे हैं। क्या लगा? एक और अपन कोशिकांग पढ़ रहे हैं, गोल्जी काई। क्या पढ़ रहे हैं? लिखेंगे खोज करता केमिलो गोल्जी। केमिलो इसका आइडिया नहीं है क्या? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है, ये इफेक्ट हो सकता है, पता नहीं इसका। लिख दिया भाई। कौन है खोज करता? केमिलो। लिखेंगे यह यह कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण तथा प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। प्रोटीन की पैकेजिंग, पैकेज। लिख दिया गया। ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है और प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में मॉडिफिकेशन। लिखो मॉडिफिकेशन, लिख दोगे? मॉडिफिकेशन लिखेंगे यह यह ग्लूकोज को प्रोटीन के साथ मिलाकर, यह ग्लूकोज को प्रोटीन के साथ मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। किसका भैया? ग्लाइकोप्रोटीन।
का निर्माण करता है। तो सर आए नहीं क्या टेस्ट है रे सुनी जो बोलता सुनी जो बोलता नहीं अपन ग्लाइकोप्रोटीन का ग्लाइको यानी ग्लूकोज, ग्लाइको यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज अलग है और प्रोटीन अलग है। ये एक नया क्या बनाता है, मॉडिफाई करता है। बोला क्या कर दो, ग्लूकोज को मिला दो किसी साथ में, प्रोटीन के साथ में, और क्या बना दो, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कर दो। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ये भाई मॉडिफिकेशन करता है सेल के अंदर, मॉडिफाई करता है चीजों को। ग्लूकोज को मिला दिया किसी साथ में और क्या बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। किसने भाई, गोल्जी बॉडी ने। अच्छा हाँ गोल्जी की बात कर रहे हैं अपन। गोल्जी का एक बॉडी में और काम है, शरीर में अगर कहीं पर भी ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता, बड़ा खतरनाक आदमी है ये, आवश्यकता। ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन देगा, जाहिर सी बात है, ऊर्जा कौन देगा। तो मान लो आदमी रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ने के अंदर जाहिर सी बात है कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा है तो चलेगा, पैरों की चलेगा, पैर काम कर रहे हैं ज़्यादा, तो पैरों की जो मसल्स वगैरह है वहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो ऊर्जा हो गई अब खत्म। क्या हो गई, तो खत्म हो गई, तो क्या कि शरीर रुक जाएगा क्या, नहीं रुकेगा ना, दौड़ता रहेगा। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा शरीर के जो दूसरे अंग है वो सब सप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, किसको करेंगे, पैरों को। वहाँ ऊर्जा नहीं है, लेकिन जो बाकी जो है ना ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, ऊर्जा सप्लाई करते हैं। बाकी मांसपेशियां ऊर्जा सप्लाई करेगी जिनको ऊर्जा की जरूरत नहीं है। जो और डॉन के मैं ले जाऊं ऊर्जा, ऊर्जा लेके कौन जाऊंगा, मैं जाऊंगा लेके, ठीक। तो कौन जाएगा कि मैं जाऊंगा, तो ऊर्जा ले जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्टमैन। कहीं हो, डाकियो, डाकियो, डाकिया, इसे क्या बोलते हैं, सेल का पोस्टमैन। अच्छा ये इसे बोलते हैं शरीर का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक ने कहीं करे हो, क्लियर करे, ले जाओ नहीं, ट्रैफिक ने कहीं करे हो, इसलिए बोले गए उसको ट्रैफिक पुलिस करते हैं कि ये क्या करता है, सबको मैनेज करता है साइड, क्या करने के लिए, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं सेल का पोस्टमैन और सेल का ट्रैफिक पुलिस बोल देते हैं इसको। भाई गोल्जी बॉडी लिखो, लिखेंगे यह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ये ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, इसलिए इसे कोशिका का पोस्टमैन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोशिका का पोस्टमैन। क्या बोलते हैं भाई, पोस्टमैन क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, इसे कोशिका की ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। हालांकि इस प्रकार के सवाल पूछते नहीं है, ये सवाल तो है वो सामान्य विज्ञान के सवाल है, ये सवाल कंपटीशन में नहीं पूछते हैं, और पीटीए में तो कौन पूछे, बाकी मन ध्यान बन, ठीक है। तो इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। किसको भाई, किसकी बात कर रहे हैं, गोल्जी बॉडी, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे, इसका मेन काम है कार्बोहाइड्रेट का तो सिंथेसाइज करना, प्रोटीन की पैकेजिंग करना, पैकेट करता है प्रोटीन को, और दोनों को मिलाकर बनाता है ये ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाता है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, ये स्थानांतरित करता है। इसलिए इसको बोल दिया पोस्टमैन और ट्रैफिक पुलिस कह दिया, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु,
क्या लिखोगे? महत्वपूर्ण बिंदु, क्या लिखोगे? महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, सेल का कोई आकार नहीं है, सेल का कोई साइज और शेप नहीं है, ठीक है। ठीक है, सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन लीवर की कोशिकाओं का होता है। सबसे तेज विभाजन किसका होता है भाई? लीवर सेल। लीवर को अगर आप काट दोगे ना आधा, तो दोबारा से जल्दी बन जाएगा, वापस वो दोबारा बन जाएगा। इतना उसमें क्या है, सेल डिवीजन का पावर है उनकी सेल्स के अंदर, हेपेटिक सेल के अंदर, है ना। सबसे तेज विभाजन लीवर की कोशिकाओं का होता है। नेक्स्ट, सबसे धीमा विभाजन, सबसे धीमा विभाजन मस्तिष्क की कोशिकाओं का होता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं का होता है। ये बात अपन लिख चुके हैं पहले कि सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ये बात तो लिख चुके हैं अपन, ऊपर सारी बातें एक साथ लिख दी अपन लोगों ने। सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, हेडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट, सेल अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल जो पूछते हैं सेल के, वो पूरा पढ़ लिया है। उत्तक क्या लगाएंगे? टिश्यू। हेडिंग क्या लगाएंगे? उत्तक या टिश्यू। उत्तक। उत्तक या टिश्यू। ये खोज करता, बीचट, खोज करता, बीचट, बीचट। खोज करता। नाम बड़े किसको लगे? वो बड़े लगे हो। बीचट कौन में खोज करता? बीचट। अच्छा, किसे बोलते हैं उत्तक? कोशिकाओं के समूह को। कोशिकाएं कौन सी? एक ही आकार की। कोशिकाएं कौन सी? एक ही कार्य वाली। लिखें, लिखें, समान संरचना व समान कार्य की कोशिकाएं समान संरचना व समान कार्य की कोशिकाएं मिलकर समान संरचना व समान कार्य की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक का निर्माण करती है कौन? समान संरचना व समान कार्य की कोशिकाएं जो मिलती है ना, उसे क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कुछ कोशिकाएं हैं, क्या इनका आकार समान है क्या? हाँ। अगर इनका काम भी समान है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उत्तक। क्या बोलेंगे? अगर ये कोशिकाएं ऐसी होती, मिल रही सारी सारी, क्या बना रही, क्या बना रही है? एक समूह बना रही है, उसे क्या बोलते हैं? उत्तक। अगर एक ऐसी होती और एक ऐसी होती है ना, उसे उत्तक नहीं बोलते। समान संरचना तो समान आकार की कोशिकाएं, समान कार्य वाली कोशिकाएं मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे उत्तक कहते हैं भाई। ठीक है बात है। किसने करी खोज? लिखेंगे उत्तक के प्रकार। उत्तक के प्रकार। उत्तक के प्रकार। उत्तक के प्रकार लिखेंगे उपकला उत्तक।
एपिथेलियल टिश्यू। ये लो। नंबर 2 संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इंग्लिश लिखूं या से ठीक है स्पेलिंग? नंबर 3 मांसपेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक? मांसपेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। लिखेंगे इसमें मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 तंत्रिका ऊतक। लिखते रहो साथ साथ। हाँ फिर ठीक। नर्वस टिश्यू। लिख दिया होगा सबने। ये क्या है भाई? उत्तक, सॉरी उत्तक के प्रकार है। किसके प्रकार है? उत्तक के कितने प्रकार है भाई? 4 प्रकार है उत्तक के। कितने हैं? 4 प्रकार। पहला कौन सा उत्तक है भाई? उपकला उत्तक को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। हिंदी में नाम बहुत सारे भी है। आच्छादक उत्तक, उपकला उत्तक। तो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा संयोजी यानी संयोग यानी जोड़ने वाला, संयोज करने वाला, क्या बोलते हैं? कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिव टिश्यू। मांसपेशी के लिए मस्कुलर, तंत्रिका के लिए नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं अपन, तो नर्वस टिश्यू हो गया। तो अंग्रेजी में याद करना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक रहेगा। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर हो गया, और नर्व टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। कितने प्रकार के हो गए भाई? ये 4 प्रकार के क्या हो गए हैं? उत्तक हो गए हैं। कौन कौन से भाई? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, कौन सा है? एपिथेलियल, इसकी भी बात करेंगे अपन। कौन सा है? कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला, शरीर की 2 संरचनाओं को जोड़ने वाला उत्तक। कौन सा उत्तक? मस्कुलर यानी जो मांसपेशियों में होता है वो वाला। कौन सा उत्तक? जो नर्वस सिस्टम में होता है वो वाला उत्तक। सिंपल। कौन कौन से हो गए? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। 4 नाम कर लेंगे याद। उत्तक किसको बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक समान संरचना व समान कार्य कोशिकाएं मिलती है उसे क्या बोलते हैं? अपन ने क्या लिखी परिभाषा? उत्तक 2 या 2 से अधिक है ना, 2 या 2 से अधिक की बात कर रहे हैं अपन। ये बात लिखी नहीं होगी अपन ने। 2 या 2 से अधिक, ठीक बात है। 2 या 2 से अधिक, अगर 2 सेल मिल गई है समान संरचना व समान कार्य की तो उसे क्या बोलेंगे? टिश्यू बोल देंगे। क्या बोलेंगे? कौन है खोजकर्ता? बिचट है। कितने प्रकार का होता है भाई ये? 4। 4 मुख्यतः कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। हेडिंग लगाएंगे आप। नंबर 1।
लिख दिया क्या? कौन सा उत्तक है भाई? एपिथेलियल टिश्यू की अपन बात कर रहे हैं। तो ना भाई, सवाल अगर पूछेंगे तो इस उत्तक का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों, शरीर के खोखले अंगों के आवरण का निर्माण करना। शरीर का आवरण माने त्वचा किसकी बनी है? एपिथेलियल की बनी हुई है। शरीर के जितने भी आंतरिक खोखले अंग है, उन खोखले अंगों की भीतरी और बाह्य जो दीवारें होती है, वॉल, वो किसकी बनती है? फॉर एग्जाम्पल मकान है, मकान की जो आंतरिक दीवार प्लस्तर है, ये मान लो किसका है? एपिथेलियल का। बाहर का प्लस्तर किसका है? बीच में ईंटें या पत्थर है, तो ये किसी भी अंग का आंतरिक प्लस्तर और बाह्य प्लस्तर करती है। क्यों? सुरक्षा के लिए, ताकि उस अंग को क्या मिले? सुरक्षा मिले, मजबूती मिले। ये बात कौन सुनिश्चित करती है? एपिथेलियल। फॉर एग्जाम्पल हृदय, हाँ, हृदय के अंदर भी कौन से ऊतक है? एपिथेलियल। फेफड़ों में कौन से हैं? किडनी में एपिथेलियल। रक्त वाहिकाओं में एपिथेलियल। खोखले है ना अंदर से, आमाशय में एपिथेलियल। श्वास नलियों में एपिथेलियल। यानी जितने भी खोखले अंग है, जिनके अंदर कैविटी है, खोखलापन है, उन सब के अंदर भीतरी दीवारें और बाहरी दीवारें कौन बना रहे हैं भाई? एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं। अच्छा, और शरीर में कई कई जगह ये ऊतक जो है वो ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करते हैं। ग्लैंड, ग्रंथियां, ग्रंथियां क्या करती है? पदार्थ का स्राव करती है। तो इनका कार्य जो है वो पदार्थ का स्राव करना भी है। दूसरा है अंगों के अंदर, जैसे इंटेस्टाइन, आंत, क्या बोलते हैं? आंत, छोटी आंत है। छोटी आंत का जो अंदर का श्लेष्मिक भाग है, श्लेष्मा बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस, वो क्या करता है? वो करता है पोषण का अवशोषण। क्या करता है? अपन ने भोजन किया, भोजन मुख के द्वारा, फूड पाइप एसोफेगस के द्वारा आमाशय में गया, आमाशय में 2 से 4 घंटे भोजन का पाचन हुआ, फिर चला गया भोजन छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडिनम, वहाँ भोजन का और पाचन हुआ। पाचन होने के बाद में भोजन आगे छोटी आंत की उस गांठेनुमा आकृति में चल रहा है। छोटी आंत क्या करती है? उस पचे हुए भोजन, पचे हुए पोषक पदार्थों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, और वहां से क्या करके उसको खींच करके रक्त में घोल देती है। रक्त में, रक्त उन पदार्थों को फिर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। तो छोटी आंत के जो आंतरिक दीवार है, श्लेष्मा है, किसकी बनी हुई है? इसका मतलब कि ये कुछ कुछ जगहों पर क्या करती है? अवशोषण का काम भी करती है। क्या करती है? उत्सर्जन, हाँ, पसीना निकालती है ना। तो ग्रंथियां भी यही है, स्राव भी ये करती है। क्या करती है? अवशोषण भी ये करती है, और उत्सर्जन भी ये करती है। कौन से उत्तक? अपन ने क्या बात की थी? एक तो इनका मुख्य कार्य है किसी भी अंग को आवरण प्रदान करके उसकी सुरक्षा करना। शरीर के अंदर आंतरिक अंगों की जो भीतरी और बाह्य दीवारें हैं वो कौन बनाती है? एपिथेलियल बनाती है। तो क्या मिल सके उनको? प्रोटेक्शन। आमाशय है, आमाशय के जो अंदर के श्लेष्मा है, म्यूकस है। अच्छा, आमाशय में आपको पता है कि एक आता है गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर आता है अम्ल HCl, एसिड है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना? है, है कि नहीं है? अब एसिड तो जलाता है आदमी को, तो आमाशय तो रहता ही को नहीं है। कौन है? एपिथेलियल। ये क्या करता है? उस एसिड से आमाशय की जो मांसपेशियां हैं, मस्कुलर लेयर है, उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। आमाशय का जो दीवार है ना, वो 4 परतों बंटी हुई है। कितने के अंदर? 4 परतों अंदर। अंदर की है म्यूकोसा, फिर एक और है सब म्यूकोसा, फिर मांसपेशी है, और बाहर एक और बनी है परत, इसकी पेरिटोनियम, इसकी बनी है, एपिथेलियम की बनी हुई है। समझ गए बात को? तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, एपिथेल, उपकला उत्तक, आच्छादक उत्तक। समझ गए? लिखेंगे इस उत्तक का मुख्य कार्य, इस उत्तक का मुख्य कार्य शरीर को आवरण प्रदान करना है।
शरीर को आवरण प्रदान करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये ऊतक यह ऊतक शरीर के विभिन्न आंतरिक खोखले अंगों ये ऊतक शरीर के विभिन्न आंतरिक खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। लिख दिया गया। लिखेंगे जैसे हृदय हार्ट, फेफड़े लंग्स, रक्तवाहिनियां, आंतें, श्वास नली। अच्छा बोलोगे? सब लिख दिया बराबर। हृदय, फेफड़े, फिर क्या बोला? रक्तवाहिनियां, आंतें, श्वास नली, लिखो गुर्दे आदि। नेक्स्ट नोट एपिथेलियल ऊतक शरीर की त्वचा का निर्माण करते हैं। एपिथेलियल ऊतक शरीर की त्वचा का भी निर्माण करते हैं। शरीर की त्वचा का भी निर्माण करते हैं। लिखें त्वचा की परतें। त्वचा की परतें, त्वचा की परतें लिखो। त्वचा की परतें लिखो। बाहरी परत एपिडर्मिस लिखो क्या? ये तो आप बोलचाल में अपन लेते हैं वर्ड कई बार। आपको आपकी स्किन दिखानी होती है ना, तो किसको दिखाते हो? आप कहते हैं ना कि स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी है ना, बोलते हैं क्या? सब सुना है क्या? है? हाँ, किसके लिए होता है? स्किन के लिए। तो बाहर की परत को क्या बोला? देखिए मध्य परत डर्मिस। मध्य परत क्या है? डर्मिस। देखिए आंतरिक परत सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस लिख दिया क्या? क्या लिख रहे हैं अपन? त्वचा की परतें। तो त्वचा का निर्माण भी करता है। कौन करता है? एपिथेलियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। याद रखनी त्वचा की 3 परतें हैं। कौन कौन सी है? सबसे बाहरी तो एपिडर्मिस,
फिर मध्य डर्मिस, और सबसे नीचे कौन है? सब क्यूटेनियस के साथ में ही आपके अटैच होते हैं एडिपोज उत्तक। कौन होते हैं भाई? एडिपोज माने, एडिपोज माने वशीय उत्तक। वसा होती है ना फैट बॉडी के अंदर, वो किस परत पे होती है? त्वचा के नीचे तो होती है। त्वचा के नीचे फैट है, उसके नीचे मांसपेशियां हैं। उसके नीचे क्या है? सबके पास मांसपेशियां हैं, लेकिन क्या है कि फैट की जो परत है ना, वो बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो दिखती नहीं मांसपेशियां। फैट रिड्यूस करोगे तो अपना मसल्स दिखने लग जाएगी आपकी। ओके, क्या बोला? लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। ये उत्तक शरीर में ग्रंथियों का निर्माण भी करते हैं। ये उत्तक शरीर में ग्रंथियों का निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे उपकला उत्तक। उपकला उत्तक स्राव सिक्रेशन, स्राव दोगे ना, स्राव आधा से त्राव स्राव, स्राव कोमा अवशोषण, अवशोषण कोमा उत्सर्जन का कार्य भी करते हैं। इसका उत्सर्जन का कार्य भी, सिक्रेशन, एब्जॉर्ब और एक्सक्रेशन, तीनों काम करते हैं। स्राव और क्या बोला? अवशोषण और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। स्राव को बोलते हैं सिक्रेशन, बोलते हैं, कहते हैं ना ग्लैंड ने सिक्रेट किया है, ये हार्मोन का स्राव किया है। क्या? अवशोषण यानी एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना। और तीसरा उत्सर्जन माने एक्सक्रेशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ते हैं अपन, किडनी। तो किसकी बात करें भाई? उपकला उत्तक की। अब फर्दर दो टाइप और है उपकला उत्तक के, फर्दर कितने टाइप और है? दो प्रकार है, हालांकि है कुछ नहीं है। सरल उपकला उत्तक और जटिल उपकला उत्तक। सरल और, सरल में तो क्या है, उन उत्तकों की सिर्फ एक परत होती है, एक। और कॉम्प्लेक्स के अंदर दो दो परतें होती है। कितनी होती है? दो दो होती है। तो सरल और जटिल। हालांकि कभी सवाल इसका नहीं पूछा गया है, सवाल पूछा नहीं गया है, पढ़ेंगे भी नहीं अपन। फिर क्या है, सरल उपकला उत्तक को आगे और फर्दर चार टाइप में डिवाइड कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। फिर कॉम्प्लेक्स को आगे दो टाइप में और डिवाइड कर रखा है। तो उनमें ऐसा है कि वो ऐसे दे रखा है कि भाई ये उत्तक बॉडी कौन कौन से पार्ट में होते हैं। इस सरल के अंदर जो चार पार्ट है वो कौन कौन से अंगों के अंदर होते हैं। इस प्रकार का सवाल उत्तक से आज तक नहीं पूछा गया कभी। ये अनुभव कहता है कि पूछेंगे भी नहीं। इतना पढ़ लिया कि एपिथेलियल क्या काम करता है, कहाँ होता है, पढ़ लिया ना अपन ने। नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे, नंबर 2 लगाएंगे कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक लगा दी हेडिंग, सुने इसके बारे में। संयोजी उत्तक का काम है संयोज करना, यानी जोड़ना। नाम क्या है? कनेक्ट करना, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये शरीर की दो संरचनाओं कोमा दो उत्तकों कोमा दो कोशिकाओं को आपस में कनेक्ट करने या जोड़ने का कार्य करते हैं। शरीर की किन्हीं दो संरचनाओं, दो अंगों या दो उत्तकों को आपस में, दो कोशिकाओं को क्या करते हैं? जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन से उत्तक? संयोजी उत्तक के अंदर, संयोजी उत्तक के अंदर क्या होता है? इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स होता है, जो क्या करता है? कोशिकाओं को आपस में जोड़ करके रखता है। इसके अंदर भाई
संयोजी ऊतक के अंदर क्या होता है? इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? इंट्रा सेलुलर, इंटर यानी बीच में, सेलुलर यानी सेल के, कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? एक मैट्रिक्स भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, उसे बोलते हैं इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। जो जो कोशिकाओं को आपस के अंदर क्या करता है? जोड़ करके या बांध करके रखता है। यहां से सवाल पूछते हैं, पक्का ही पूछते हैं एक सवाल। तो कनेक्टिव के अंदर सवाल एक पक्का पूछा जाता है कि बताओ कि फलाना उत्तक है वो कौन सा उत्तक है? संयोजी है या उपकला है या मांसपेशीय उत्तक है, नर्वस टिश्यू है? तो एग्जाम्पल देके पूछते हैं, आज से बटन रहा है कि बताओ रक्त कैसा उत्तक है, या हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? ये अपन सारी बात करेंगे भाई, ठीक बात है। तो लिखेंगे लिखेंगे ये उत्तक ये उत्तक शरीर की किन्हीं दो संरचनाओं, ये उत्तक शरीर की किन्हीं दो संरचनाओं, कोमा, ये उत्तक शरीर की किन्हीं दो संरचनाओं, कोमा, अंगों अंगों, कोमा, उत्तकों, व कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन से उत्तक भाई? संयोजी उत्तक। कौन से उत्तक? संयोजी उत्तक की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, ये उत्तक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इफेक्ट एक, ये उत्तक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से उत्तक? संयोजी उत्तक। कौन से भाई? संयोजी होना ही है। जे ब्लड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। रक्त कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। हड्डियां भी कैसा उत्तक है? तो हड्डियां बहुत सारी है बॉडी के अंदर, खूब वेटेज है उनका, कार्टिलेज। अच्छा, वसीय उत्तक एडिपोज भी तो किसका पार्ट है? संयोजी का है। बॉडी में कहीं पर भी दो संरचनाओं को अगर जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो कौन से उत्तक है? कनेक्टिव टिश्यू है। कौन से है भाई? तो सबसे अधिक मात्रा में बॉडी में कौन से होते हैं भाई? संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। लिख दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट। इन उत्तकों में कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स भरा होता है। इन उत्तकों में कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है, जो जो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। जो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। दो वर्ड ध्यान रखना, मैं साथ साथ वर्ड आएंगे ना वो डिफाइन करता रहूंगा। कई बार शब्दों से अपन उत्तर निकाल सकते हैं। दो वर्ड आएंगे, इंटर। इंटर माना बिटवीन, क्या होता है हमेशा ही? बिटवीन यानी अरे बीच में, बीच, मध्य। इंटर यानी बीच में, इसके बीच में, सेल्स के बीच में क्या होता है? मैट्रिक्स। तो इंटर का मतलब क्या होता है? हमेशा ही बिटवीन होता है। समझ गए क्या? तो इंटर सिटी बोलते हैं ना अपन, इंटर बीच में, सिटी यानी शहरों के बीच में,
शहर घने आवे, बीकानेर आवे, नागौर आवे, कुचामन आवे, जयपुर आवे, बहुत सारे शहरों में चलती है ना वो। नाम क्या है उसका? इंटरसिटी, इंटर कॉलेज। बहुत सारे कॉलेजों के बीच में होता है प्रतियोगिता होती है, इंटर स्कूल। वैसा बोला अपन इंट्रा, इंट्रा कॉलेज नहीं बोलते अपन, बोलते इंट्रा म्यूरल बोलते हैं। अगर अगर इंट्रा स्कूल है, इंट्रा, इंट्रा का मतलब है अपने ही अंदर, इंटर का मतलब है दूसरे के साथ में। जब प्रतियोगिता अपने ही स्कूल के अंदर, खाली अपने ही स्कूल के विद्यार्थियों की हो रही है, बाहर की कोई स्कूल नहीं आ रही है, तो उसे बोलेंगे इंट्रा स्कूल प्रतियोगिता। क्या बोलेंगे? ओके। और जब प्रतियोगिता जो है वो बहुत सारी स्कूलों के बीच में, उसे बोलेंगे इंटर स्कूल टूर्नामेंट। क्या बोलेंगे? लिख दिया क्या भैया? चलो बाकी की बात कल कर लेंगे।